हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा रिवीजन वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस रिवीजन असाइनमेंट में हम करेंगे हमारा पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 स्वर्ग बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी बच्चे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर, स्कूल वाले पर, उसमें जाकर ये चैप्टर की आप वीडियो देख सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो ठीक है। तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला फर्स्ट पैरे के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन किसे उपदेश दे रहा है? वक्ता ने उसे धर्मराज क्यों कहा है? और उसने भूमि और भूमि पर बसने वाले मनुष्य के संबंध में क्या कहा है? तो राष्ट्रकवि, ये कविता लिखी है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इन्होंने अपनी उपयुक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। वक्ता ने उन्हें धर्मराज इसीलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कभी भी पूरे जीवन में अपना धर्म नहीं छोड़ा और दूसरों को भी धर्म पर चलने की प्रेरणा दी, इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। उन्होंने भूमि के संबंध में ये कहा कि ये भूमि जो है वो किसी की निजी या खरीदी हुई संपत्ति नहीं है। इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों की है। इस भूमि पर सभी लोगों का समान अधिकार है। तो भूमि के संबंध में उन्होंने अपने ये विचार पेश किए। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार मानवता के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कवि कहते हैं कि मानवता के विकास के लिए मुक्त प्रकाश, मुक्त वायु, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन अति आवश्यक है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का अधिकार है इस धरती पर, और उनका किसी भी बाधा ना हो, उनका विकास ना हो, उन्हें किसी प्रकार की चिंता या आशंका या भय का सामना ना करना पड़े। इन सब के बिना मानवता रूपी विकास संभव है। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि क्या संदेश दे रहे हैं? तो उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि ये संदेश दे रहा है कि इस धरती पर जन्म लेने वाला सभी लोग समान हैं, इसीलिए उन्हें समान रूप से उनका अधिकार मिलना चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक वस्तु पर सबका समान अधिकार है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैरे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। कवि किस पथ की बात कर रहा है और उस पथ में कौन कौन सी बाधाएं हैं? या फिर बच्चों, इस क्वेश्चन के अलावा आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि धरती पर चैन और शांति के लिए क्या आवश्यकता है? स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस का कोई भी एक क्वेश्चन है, उसमें से आपने आंसर इसका यही लिखना है कि कवि विकास के मार्ग की बाधाओं की बात कर रहा है। कवि कहता है कि मानवता की मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं, इसीलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक उन्हें भी अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अतः समाज में शांति की स्थापना करने के लिए ये अति आवश्यक है कि मनुष्य को उनके अधिकार दिए जाएं। ठीक है। चैन और शांति के लिए क्या ज़रूरी है? कि उनको उनके अधिकार, उनको न्याय मिले, अन्याय ना हो उनके साथ, सबका इस धरती पर समान अधिकार मिले, इसीलिए मनुष्य शांति के साथ रह सकता है। ठीक है। और उसके विकास में भी कोई बाधा नहीं आएगी। तो बच्चों, आपने कोशिश करनी है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। स्टोरी की तरह नहीं, आपने फटाफट आंसर को ख़त्म कर देना। जो पोइट्री होती है उसको लिखने का ढंग अलग होता है स्टोरी से। ठीक है। स्टोरी में हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं जितना क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन पोइट्री में क्या होता है कि हमें पूरी अच्छी तरह से उस लाइन को एक्सप्लेन करना होता है जो भी क्वेश्चन दिया होता है। तो कोशिश करना एग्ज़ाम्स में भी आप पोइट्री के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो अच्छे से आप एलैबोरेट करके उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, उपयुक्त पंक्तियों का संदेश स्पष्ट कीजिए या फिर उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ कीजिए। संदेश या भावार्थ में आप सेम आंसर ही लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि मानवता रूपी विकास के पथ में अनेक समस्याएं तथा कठिनाइयां हैं जो पर्वत बनकर उसके विकास के मार्ग में अड़ी हुई हैं।
अपनी पंक्ति के द्वारा कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि मानवता रूपी विकास तथा समाज में शांति की स्थापना के लिए मनुष्य को न्यायोचित अधिकार मिलना अति आवश्यक है। ठीक है, शांति की स्थापना हम समाज में तभी कर सकते हैं जब सभी मनुष्यों को, सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पैरे से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो को देखते समय आप अपनी बुक भी अपने पास रखें ताकि आपको पता चल सके कि हम किस पैराग्राफ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, शमित ना होगा कोलाहल कवि का संकेत किस प्रकार के कोलाहल की ओर है और ये कोलाहल किस प्रकार समाप्त हो सकता है। तो इसका उत्तर है कि कवि का संकेत मनुष्यों को समान अधिकार न मिलने से उत्पन्न युद्ध और मतभेद जैसे कोलाहल की ओर है। कोलाहल मतलब शोर शराबा। ठीक है, अगर सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएं तो ये कोलाहल स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ये जो युद्ध हो रहे हैं, जो शोर शराबा है, ये स्वयं ही समाप्त हो जाएगा जब सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, कोई भी गरीब अमीर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, आज मानव के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है और कवि के इस संबंध में क्या विचार हैं। तो आज मानव के संघर्ष का मुख्य कारण लालच है। जब तक सभी मनुष्य को समान रूप से सुख साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। कवि के संबंध में ये विचार है कि कुछ स्वार्थ से ग्रसित लोग दूसरों की चिंता न करके केवल अपने धन संचय में ही लगे हुए हैं और यदि मनुष्य स्वार्थ की अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ दे तो वो देश धरती को स्वर्ग बना सकता है। तो बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि के संबंध में, इस संबंध में क्या विचार है, तो आपने वही विचार पेश करने हैं जो कविता में कवि ने लिखे हैं। ठीक है, फिर आपने अपनी तरफ से नहीं बनाना, आपने वही सेम चीज़ लिखनी है जो कवि ने अपनी कविता में कही हुई है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे इस सिर्फ कवि हटा के सिर्फ पूछा जाए कि इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपके यानी कि आपसे आपके थॉट्स पूछे जाएं, तो आपने अपनी तरफ से उसको बनाकर, आंसर को बनाकर लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार आज का मनुष्य कौन सी बात भूल गया है तथा किस प्रवृत्ति में फंस गया है। तो कवि के अनुसार जो आज का मनुष्य वो भूल गया है कि सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने का समान अधिकार है, केवल अपने धन संचय में ही वो लग गया है, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना रहता है। अतः वे स्वार्थ रूपी प्रवृत्ति में फंसते ही चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो आपने, अगर कोई भी ऐसे आपको आशय स्पष्ट करने के लिए कोई पंक्ति दी जाए तो आपने उस पूरी लाइन को एक्सप्लेन करना है, अच्छे से उसकी व्याख्या करनी है। तो इस पंक्ति द्वारा पता चलता है कि लोग स्वार्थवश केवल अपने लिए भोग वस्तुओं का संचय कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, बस अपने लिए वस्तु है और वस्तुओं का संचय करते जा रहे हैं। आप इसको अपनी तरफ से और भी इलैबोरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से भी आप थॉट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट पैरे से रिलेटेड है, प्रभु के दिए हुए सुख कितने स्वर्ग बना सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रभु के दिए हुए सुख कितने विकीर्ण धरती पर पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो इसमें भी वही कवि ने क्या एक्सप्लेन किया है वही आपने बताना है कि इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहता है कि इस पृथ्वी पर प्रभु के दिए हुए प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन उपलब्ध हैं जिनसे मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। धरती पर भोग सामग्री का विस्तार बहुत अधिक है, धरती पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ अभी इतने नर पंक्ति द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है। तो कहाँ अभी इतने नर, यानी कि इतने नर अभी कहाँ हैं। तो इस पंक्ति द्वारा कवि समझाना चाहता है कि इस धरती पर इतने मनुष्य नहीं हैं जितना इस धरती पर सुख और भोग सामग्री का विस्तार है। ठीक है, फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी पर भगवान के दिए सभी प्रकार के सुख मौजूद हैं और अगर इंसान चाहे तो वो इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बना सकता है उनका सही प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है, इन पंक्तियों से क्या आशय है। ठीक है,
तो उपरोक्त पंक्तियों द्वारा कवि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि धरती पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, अभी उसका उपभोग करने वाले उतने मनुष्य नहीं। यदि कुछ लोग केवल अपने धन संचय के लिए ही दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग कर दे तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री और अन्य पदार्थ बच जाएंगे। इस धरती पर वह सब सुख होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार इस पृथ्वी को स्वर्ग किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इस पृथ्वी को स्वर्ग तभी बनाया जा सकता है कि जब लोग स्वार्थवश अपने लिए धन संचय करने की प्रवृत्ति को छोड़ देंगे। जो उनकी आदत है, जो उनकी स्वार्थवश वो किसी और की परवाह नहीं करते, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में या वस्तु इकट्ठी करने में लगे रहते हैं और दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। अगर वो अपनी इस आदत को, प्रवृत्ति को छोड़ देंगे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि ऐसा हो तो पल भर में हमारी जो धरती है वो स्वर्ग बन सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर स्वर्ग बना सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर इसकी वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से जो ये पोएम है वो एक्सप्लेनेशन आपको पता चल जाए उसकी, और आप उसके क्वेश्चन आंसर्स, तभी आप उसके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं जब आपको कविता का पता हो कि उसकी व्याख्या क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पोइट्री सेक्शन को करना है आपने। स्टोरी सेक्शन आप कर सकते हैं, वो स्टोरी होती है, पहले से ही आप करते आ रहे हैं, लेकिन पोइट्री सेक्शन इस बार कुछ डिफरेंट है। तो इसको अच्छे से आपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है और अच्छे तरीके से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।